इकोलॉजी का 5वां लेक्चर है और आज का टॉपिक हम लोगों का है पॉपुलेशन। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इकोलॉजी में पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसी संदर्भ में आज हम लोग पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन जानना, क्योंकि हम इकोलॉजी में भी पॉपुलेशन जानते हैं, ये यूनिट है, और इवोल्यूशन में भी पॉपुलेशन ही यूनिट है। इवोल्यूशन भी पॉपुलेशन लेवल पर होता है और एनी काइंड ऑफ द इंटरेक्शन विद इन साइड ऑफ द इकोलॉजी also exhibited on the level of population. That's why in both way the population is very important. इसलिए हम लोग आज पॉपुलेशन पर कुछ बात करेंगे। मैं बार बार पीछे भी कहा हूं, आज भी मैं कह रहा हूं कि इवोल्यूशन और इकोलॉजी। इवोल्यूशन क्या है? जीवों की हिस्ट्री है, इतिहास है, और इकोलॉजी क्या है? जीवों की राजनीति है, पॉलिटिक्स है। तो आइए हम लोग पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। पॉपुलेशन आपके एनसीईआरटी का ही हमने सहारा लिया है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड single individual of any species. Majority of them live in a group in a well-defined geographical area, share or compete for similar resources. यहां resources कहने का मतलब abiotic or biotic component which are present in a particular geographical area. Potentially interbreed and thus constitute population. वही बात है, पीछे भी हमने आप लोगों से बात किया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में एबायोटिक फैक्टर का जब रिस्पॉन्स लेता है उसके अनुसार वो स्ट्रेटजी डेवलप करता है, एंड सच काइंड ऑफ द स्ट्रेटजी इज कॉल्ड एडाप्टेशन इन योर वर्ड्स. And when organism adapted in a particular habitat, in a particular geographical area, then survive and reproduce and leaving more and more progeny, by which a group of organisms develop in a particular area, in a particular time. This group of the individual is called population. क्लियर हुआ? तो पॉपुलेशन तभी किसी भी जीव का किसी जियोग्राफिकल एरिया में डेवलप करेगा जब वहां वो एडॉप्ट करेगा, यानी आपके भाषा में उसकी फिटनेस होगी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस या डार्विनियन फिटनेस, जो आप ऑलरेडी समझ रहे हैं। मैं पीछे वीडियो, जो लोग अगर नए होंगे वे पीछे की वीडियो जरूर पढ़ेंगे, तभी यह बात आपको समझ में आएगा। Although the term interbreeding implies sexual reproduction, जान ले, यहां जब जब इंटरब्रीडिंग की बात कही जाएगी या ब्रीडिंग की बात कही जाएगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि आप जानते हैं कि जीव एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। A group of individual resulting from even sexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological studies. All the cormorant in wetland, rat in abundant dwelling space, teakwood tree in the forest track, bacteria in the culture plate, and the lotus plant in a pond are some example of population. आपने population का example देख लिया, ये सारे population के example हैं। In earlier chapter you have learned that although an individual organism is the
one that has to cope with change environment. बिल्कुल सही है. It is at the population level that natural selection operate to evolve the desired trait. यह लाइन भी अंडरलाइन हमने किया है और कहता है कि ऑर्गेनिज्म जो एडॉप्टेशन लेता है वह एक्चुअली ऑर्गेनिज्म की एडॉप्टेशन नहीं होती है, वो एडॉप्टेशन उसकी पॉपुलेशन की होती है. क्योंकि वो आप जानते हैं कि एडॉप्टेशन के दरमियान जो वो स्ट्रेटजी एडॉप्ट करता है वो जेनेटिकली इनहेरिट होता है, जेनेटिकली फिक्स होता है. पिछले दिन हमने डिस्कस किया है. Population ecology is therefore an important area of ecology because it links ecology to population genetics and evolution. अब क्या हो गया कि अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड जो स्टडी आप कर रहे हैं यहां, उसका नाम आपने क्या कहा? पॉपुलेशन इकोलॉजी. आप एज ए बेसिक जानते होंगे या जान लें, इकोलॉजी दो तरह की, ऑटो इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी. एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करें, इंटरेक्शन को जाने, ऑटो इकोलॉजी. सामूहिक रूप से जाने, सीन इकोलॉजी. तो पॉपुलेशन इकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ सीन इकोलॉजी. तो आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इकोलॉजी. और पॉपुलेशन इकोलॉजी किससे लिंक्ड है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से. तो आप तो इवोल्यूशन से लिंक्ड है, यह बात शुरू से समझ रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं कि सारी बातें रिप्रोडक्टिव फिटनेस और नेचुरल सिलेक्शन के इर्द गिर्द घूम रही है. अगर बात पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, उसकी भी बात नहीं करूंगा कि क्या है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, कि इंडिविजुअल जेनेटिक्स. आइए हम बता दीजिए कि मेंडल नामक वैज्ञानिक ने जो जेनेटिक्स का कंसेप्ट डेवलप किया, वो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म के लिए इंडिविजुअल सिंगल ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक्स के बारे में बात किया. लेकिन हार्डी एंड वीलबर नामक वैज्ञानिकों ने जेनेटिक्स की बात की, वो एज ए होल पॉपुलेशन की जेनेटिक्स की बात की. तो जिस तरह मेंडेलियन जेनेटिक्स है, उसी प्रकार हार्डी वीलबर्ग की जेनेटिक्स है और उसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स. जहां जरूरत पड़ेगी मैं समझाऊंगा आपको. ए पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स. आप जानते होंगे एट्रीब्यूट्स that an individual organism does not. कि पॉपुलेशन की कैरेक्टर जो होती है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के कैरेक्टर से अलग होती है, एट्रीब्यूट अलग होता है. अब पॉपुलेशन की कैरेक्टर क्या क्या है, क्या क्या एट्रीब्यूट है, इन पर हम लोग आज बात करेंगे. An individual may have birth and death, बिल्कुल सही, but a population has birth rate and death rate. That is attribute. In a population, the rate refer to per capita birth and death respectively. यह शब्द है पर कैपिटा, मैंने परसेंट में निकालेंगे. 100,000 लाख पर ईयर, पर मंथ, पर डे, ऐसे करके निकालेंगे तो रेट निकलेगा. The rate hence are expressed in the change in number increase or decrease with respect to number of population. Here is an example. अब एक एग्जाम्पल लीजिए. If in a pond there are 20 lotus plant last year and through reproduce या reproduction 8 new plant are added. तो पिछले साल 20 था और इस साल नया पैदा हुआ 8, तो टोटल हो गए कितने? 28. अब बर्थ रेट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 8/20 इक्वल टू 0.4 ऑफ ए स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. पर लोटस मतलब पर इंडिविजुअल और टाइम के संबंध में पर ईयर. पर डे हो सकता है, पर मंथ हो सकता है. अब बैक्टीरिया का लीजिएगा तो पर ईयर निकलेगा, per day. If the 4 individual in a laboratory population of 40 fruit fly died during the specified time interval, अगर 40-40
ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई मैंने ड्रोसोफिला, अगर 40 ड्रोसोफिला लेबोरेटरी में है, उसमें से कितने मर गए? 4 से वीक में। द डेथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड 4/40.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। ऊपर वाला क्या था? पर ईयर। आप क्लियर हुए कि डेथ रेट और बर्थ रेट कैसे आप जानेंगे? अनदर एट्रीब्यूट, अब डेथ रेट बर्थ रेट के बाद दूसरी एट्रीब्यूट क्या है? सेक्स रेशियो। एन इंडिविजुअल इज द आइदर ए मेल और अ फीमेल बट ए पॉपुलेशन हैज ए सेक्स रेशियो। एग्जाम्पल 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% आर द मेल। तो आप देखिए मेल और फीमेल के लिए अलग अलग हमने बनाया है। अब ये क्या ग्राफ बता रहा है? रैपिड ग्रोथ मेल और फीमेल का। यह रैपिड ग्रोथ अफगानिस्तान के लिए है। यहां देखिए ये क्या स्लो ग्रोथ दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? स्लो ग्रोथ यूनाइटेड स्टेट के लिए। ये इटली के लिए नो ग्रोथ। ये देखिए ग्राफ की ग्रोथ, तीनों 3 तरह के ग्राफ है। इसी ग्राफ को आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो एज पर एज स्ट्रक्चर का ग्राफ है। यहां भी ये एज स्ट्रक्चर का ही डायग्राम दिया गया है, लेकिन मैं यहां आपको समझाना क्या चाहता हूं, सेक्स रेशियो। कि सेक्स रेशियो, सेक्स का ग्राफ कैसे, मेल और फीमेल का ग्राफ कैसे आता है? तो सेक्स रेशियो भी एक एट्रीब्यूट है। A population at any given time the composed of the individual of the different age distribution, यह अलग एट्रीब्यूट है। Percent individual of a given age or age group is plotted for the population. The resulting structure is called an age pyramid. क्या कहते हैं उसको हम लोग? एज पिरामिड। पीछे भी एज पिरामिड देखे, पीछे क्या देखे? वहां भी एज पिरामिड था, लेकिन वहां हमने सेक्स को रिफ्लेक्ट किया था। For human population, the age pyramid generally show age distribution of male and female is a combined diagram. The shape of the pyramid reflect the growth status of the population, whether the growing, stable and declining. तो एज पिरामिड कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के। ग्रोइंग यानी एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। The size of population tells us a lot about its status in the habitat. Whatever ecological process we wish to investigate in a population. B. It is the outcome of competition with another species. कहता है कि अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ किस प्रकार का है? एक्सपेंडिंग है। तो अगर कोई पॉपुलेशन किसी हैबिटेट में एक्सपेंडिंग है, यानी वहां रिसोर्सेज एबंडेंट है, तभी वो एक्सपेंड कर रहा है। अगर जहां एक्सपेंडिंग नहीं एक्सपेंड कर रहा है, स्टेबल है, मतलब एनी हाउ सर्वाइव कर रहा है। आज जहां डिक्लाइन कर रहा है, यानी वो एक्सटिंक्शन की ओर जा रहा है। अब एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जो है उस पर ध्यान दीजिए। यहां ये येलो कलर का जो पोर्शन है वो किसके लिए है? प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, मतलब वो बच्चों के लिए है। और ऊपर जो ये ब्लू कलर का है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, और ऊपर क्या है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी ये बच्चे हो गए, ये माता पिता अंकल आंटी जैसे लोग हो गए, ये भाई बहन हो, और ये दादा दादी हो गए। तो जिस पॉपुलेशन में दादा दादी की संख्या कम है और बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो क्या है? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। और यही बात आपके माननीय प्रधानमंत्री को समझ में आ गई। उन्होंने कहना शुरू किया था 125 करोड़ देशवासियों, जुआओं का देश। इंडिया जुआओं का देश है। जुआ मीन्स यौंग। क्यों? क्योंकि यहां यौंग ज्यादा है, तो यहां पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग नहीं, पॉपुलेशन बम है, विस्फोट होता है। यही कारण है ना कि विश्व के सारे लोगों की नजर भारत पर लगी हुई है। आइदर वो कोरोना हो,
आज चाहे इंटरनेट हो, चाहे टिकटॉक वीडियो हो, चाहे जो कुछ भी हो, क्योंकि हम लोग, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हम बजा रहे हैं। कोरोना भी हमारे यहां ज्यादा इफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि हमसे भी पॉपुलेशन ज्यादा है, चाइना का पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन उसका एक्सपेंडिंग नहीं है। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा देखिए, स्टेबल है। यहां देखिए, बच्चों की, नौजवानों की संख्या उतना ही है जितना रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है। ये कंडीशन क्या है? ये आपके यहां जो स्लोगन है, हम दो हमारे दो, तो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल भी दो और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल भी दो। तो ऐसा हम लोग करके कंट्रोल करेंगे, तब वो स्टेबल होगा। जैसे अभी पीछे वाले ग्राफ में देखा था, यूएस की पॉपुलेशन वो स्टेबल थी, अब डिक्लाइनिंग पर आई है। डिक्लाइनिंग, यहां युवाओं की संख्या कम है। अब वहां के लिए अलग नारा है, लड़का हो या लड़की सिर्फ एक, कि बच्चा दो नहीं एक। तो यहां बच्चों की संख्या कम हो गई, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की संख्या ज्यादा हो गई और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की भी संख्या कम है। तो बच्चे कम हो गए तो यही ना रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल में बदलेंगे, तो पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है। क्लियर? तो इस प्रकार आप लोगों ने एज पिरामिड समझा कि क्या है, और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल क्या है, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल क्या है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल क्या है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल पॉपुलेशन क्या है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्या है। अब कहते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की स्टडी हम कब करते हैं? जब हम किसी पॉपुलेशन में प्रीडेटर या पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। कहता है प्रीडेटर और द इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, we always evaluate them in the term of any change in the population size. The size in nature could be as low as less than 10 Siberian crane in Bharatpur wetland in any year, or go to the into million Chlamydomonas in a pond. बात समझ रहे हो? Population size, more technically called population density. अब एक नई बात आ गई, पॉपुलेशन डेंसिटी। दिस इज डिजाइनेटेड बाय एम, नीड नॉट नेसेसरली टू बी द मेजर्ड इन द नंबर ओनली, ऑल्दो टोटल नंबर इज द जनरली द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। नंबर के आधार पर पॉपुलेशन डेंसिटी निकाला जाना चाहिए और निकाला जाता है, और ये सबसे एप्रोप्रिएट है, लेकिन इसके अलावे हर जगह नंबर से पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं निकाल सकते। इट इज इन सम केसेस either meaningless or difficult to determine. In an area, if there are the 200 Parthenium, एक ग्रास है, कांग्रेस ग्रास भी इसको कहते हैं, ये भी आपको पढ़ना है, अनवांटेड वीड है। 200 Parthenium plant, but only a single huge banyan tree with large canopy, stating the population density of the banyan is low relative to the Parthenium amount to understanding the enormous role of the banyan in that community. तो संख्या के आधार पर देखिए तो बनियान बहुत कम है, लेकिन यहां ये बात नहीं चलेगी आपकी। इन सच केस द परसेंट कवर और बायोमास, अब यहां हम लोग नंबर नहीं बायोमास को मैटर बना रहे हैं। बायोमास इज ए मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ पॉपुलेशन साइज। अच्छा चलिए एक बात और पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन ऑफ बायोमास? बायोमास मीन्स ड्राई वेट, वेट के संबंध में लेते हैं। बायोमास पर और भी चर्चा होगी, लेकिन यहां बायोमास का मतलब ड्राई वेट, कि अगर पार्थेनियम 200 पार्थेनियम के पौधे को जला करके जो राख निकाला जाए एस, उसका वेट, और बरगद के पेड़ को जला करके जो राख निकाला जाए ड्राई वेट, उसका वेट, तो किसका अधिक होगा? पार्थेनियम का नहीं, बनियान ट्री का। तो यहां डेंसिटी हम लोग बायोमास पर डिपेंडेंसी है।
The total number is again not an easily adaptable measure if the population is huge and the counting is impossible or the very time consuming. If you have the dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to the report its density? अब कहता है कि लॉन में बैक्टीरियल लॉन पेट्री डिश में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, लेबोरेटरी apparatus है। जिस तरह आपके यहां दही जमाया जाता है तो बर्तन में, तो वैसा ही बर्तन, छोटा सा बर्तन लेबोरेटरी में रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पेट्री डिश। The sometime for the certain ecological investigator there is the no need to know the absolute population density। यानी ऊपर जो आपने पढ़ा इस तरह की डेंसिटी को आपने क्या कहा, बायोमास के आधार पर निकालिए, नंबर के आधार पर निकालिए पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, अब अगली बात आ रही है क्या, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी सर्व द पर्पस ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश कॉज पर ट्रैप इज गुड एनफ मेजर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। यह बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैं समझा दे रहा हूं। कहता है कि किसी पॉन्ड में, किसी तालाब में कितनी मछली है, गिन लीजिएगा। कैसे गिनिए? अब देखिए यहां तरीका क्या है। हम क्या करेंगे कि पहले बार उसमें जाल फेंकेंगे और उस पॉन्ड से हमारे पास मान लीजिए उस जाल में 20 मछली है, आ गई। 20 मछली को आप ट्रेस कर दीजिए, उस पर लाल रंग का निशान लगा दीजिए और पुनः पॉन्ड में छोड़ दीजिए। जब पॉन्ड में आप छोड़ देंगे उसे, अब दोबारा फिर थोड़ा देर बाद या कल फिर उसमें जाल फेंकिए, फिर आपने मछली निकाला। अब की बार में आपको मछली आ गई 40, जिसमें आपने देखा कि 4 मछली पर ट्रेस लगा हुआ है। अभी आपका रैंडम, तो अगर 40 मछली में 4 मछली पर अगर ट्रेस लगा हुआ है, लाल रंग का ट्रेस लगा हुआ, और कल आपने 20 मछली निकाला था, सब पर ट्रेस किया था, तो क्या हो गया? 200 मछली है पॉन्ड के अंदर। 40 में 4 पर ट्रेस है तो हर 4 के लिए 40, तो आपने 20 में से 4 को तो देख लिया, 16 बाकी है। तो टोटल क्या हो गया कि अगर 4 ट्रेस पर 40 मछली आती है तो 20 ट्रेस पर कितना आएगा? 10 गुना 20 इंटू 10 बराबर 200। यह तरीका होगा रिलेटिव डेंसिटी निकालने का। यही बात लिखा है। फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ द फिश कॉज पर ट्रैप इज गुड एनफ मेजर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। वी आर मोस्टली ऑब्लिगेट टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली। और ये हम लोगों ने क्या किया? इनडायरेक्टली पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर लिया, विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम, बिना उनको देखे और एक्चुअल काउंट किए हुए। आइए इसके बाद तीसरी विधि, द टाइगर सेंसस। बाघ की जनसंख्या करिएगा, जाकर के जंगल में पकड़ पकड़ के बाघ घूमिएगा नहीं, उसका देखिए कि टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड अपॉन पग मार्क एंड फीकल पैलेट। यानी उसके सेंसस लेने के लिए हम लोग उसके पद चिन्ह कि अलग अलग बाघ, उसके जो एक्सपर्ट हैं वो जानते हैं कि ये बाघ का जो पद चिन्ह है उसको मेजर कर लेंगे कि ये पद चिन्ह है, तो जितने तरह के पद चिन्ह मिलेंगे उससे हम सेंसस कर लेंगे। या फीकल मैटर से एक बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि टाइगर का सेंसस कैसे होगा, यह प्रश्न आया हुआ है। क्योंकि मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि इकोलॉजी से जो भी सवाल आएगा उसके लिए एनसीईआरटी की लाइन आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत है, केस स्टडी बहुत है। तो एग्जामिनर प्रायः कोशिश करता है कि जो एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट में और केस स्टडी आपके टेक्स्ट में दिया गया है वहीं से बात किया जाए। पॉपुलेशन डेंसिटी, जो पीछे की बातें आपने अभी समझी, उसको मैं एक छोटा सा नटसेल, क्योंकि बच्चों को बार बार ये बात आती है, सर पीडीएफ इसका दिखा दीजिए, पीडीएफ। तो पीडीएफ की झंझट को खत्म करने के लिए देखिए मैं अलग से फिर टैग कर दिया हूं। पॉपुलेशन डेंसिटी
It is the number of population per unit area per square kilometer. area में the total number is the most appropriate measure of population density, but it is some case it is difficult to determine. Simple बात है. Example, in a forest area, if there are the 100 parthenium plant but only a single huge banyan with a large canopy, stating that the population density of the banyan is the low relatively to that of the parthenium. In such case, the percentage cover or biomass is the more meaningful measure of the population size. आप ही के बात को सॉर्ट किया है, आप ही के लिए, कि आपको कोई तकलीफ ना हो. For ecological study, there is no need to know the absolute population density. Relative density serve the purpose equally as well. कह रहा है कि हर जगह एब्सोल्यूट डेंसिटी जानने की जरूरत नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी भी उतना ही आपका काम करता है. Example, the number of fish caught per trap is a good enough measure of the total population density in the lake. Some population size is estimated without counting them or seeing them. कुछ पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने के लिए हम जो तरीका रखे हैं, बिना सीइंग बिना काउंटिंग, तो आप एग्जाम्पल जान रहे हैं टाइगर वाला. Example, tiger census in national park and tiger reserve is often based on the pug mark and the fecal palate. तो बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी. अब आते हैं, बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ. द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर द मेनी स्पीसीज नॉट द स्टैटिक पैरामीटर. पॉपुलेशन डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं. It keeps changing in time depending on various factors including food availability, predation, pressure and reduced weather. In fact, the change in the population density that give us some idea of what is the happening to the population, whether it the flourishing or declining, कि वो expanding है या decline कर रहा है. Whatever might be the ultimate reason, the density of the population in the given habitat during a given period fluctuate due to the change in the four basic process, two of which the natality and immigration. Natality का मतलब जन्म. अभी यहाँ natality जन्म दर, बर्थ रेट से आएगा. Immigration यानी बाहर से आ जाना. Continue to increase the population and density, and the two, mortality and immigration, to decrease. Mortality means फिर birth rate, death rate, मर जाना या बाहर चला जाना. नीचे सबको डिफाइन किया है कि नेटालिटी रेफर द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड इन द इनिशियल डेंसिटी. मोर्टालिटी इज द नंबर ऑफ द डेथ ऑन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड. इमाइग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. Immigration is the number of individual of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under the consideration. So, if n is the population density at the time t, then the density at the time t1 is nt plus b plus I minus d plus e. तो यहां बी क्या हो गया? नेटालिटी. आई इमाइग्रेशन, जो दोनों इंक्रीज करते हैं, और जो डिक्रीज करते हैं वो है डेथ रेट और इमाइग्रेशन. और एन टी क्या हो गया? इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी या इनिशियल पॉपुलेशन नंबर. और एन टी प्लस वन क्या हो गया? फाइनल नंबर. यहां आप ये ग्राफ ये देख सकते हैं, फिगर आपके लिए जाना पहचाना फिगर है. नेटालिटी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इमाइग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इमाइग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी इसलिए माइनस लगा हुआ है, घटाएगा, और मोर्टालिटी यह भी घटाएगा. You can see from the above equation that the population density will be increased if the number of birth plus the number of immigrants b plus I, and the more than number of the death plus number of immigrant d plus E. अगर b और I का मान d plus E के मान से ज्यादा होगा तभी जाके पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा और एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगा, otherwise decline करेगा. Are the most important factor influence the population density. In the other two factor assuming importance only under the special condition, for instance a new habitat is just being colonized, immigration may contribute the more significantly to population growth than the number rate. Immigration भी बर्थ से ज्यादा कॉज करता है. अब ग्रोथ मॉडल क्या है?
कि ग्रोथ तो होता है, ग्रोथ रेट देखा आपने, सब कुछ देखा। अब पॉपुलेशन का ग्रोथ मॉडल, does the growth of the population with the time show any specific or predictable pattern? Of course, we have been the concern about the unbridled human population growth and problem created by in our country. इंडिया के बारे में सब लोग जान ही रहे हैं कि बहुत पॉपुलेशन यहाँ कम है, and it is therefore natural for us to the curious if different animal population in the nature behave the same way or the show some restraint on growth. Perhaps we can learn a lesson or two from nature on how to control population growth. रात दिन थोड़ा सा व्हीकल नहीं चल रहा है, लॉकडाउन हो गया है, तो लॉकडाउन हो गया ये एक नेगेटिव खबर है, लेकिन पॉजिटिव क्या है? इन्वायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरमेंट आपका वातावरण क्या है? कंट्रोल हो रहा है। लोग इंडिया से एवरेस्ट देख रहे हैं, सीतामढ़ी से काठमांडू दिखाई पड़ रहा है। नहीं, आप लोग भी अपने घर पर चढ़कर ऊपर में जो भी पटना में रहते हैं छत पर देखेंगे तो गोलघर दिखेगा। ये इसलिए हुआ है कि पॉपुलेशन जो भी है वो ज्यादा ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो इसलिए एक ये प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया जाए, और खासकर आपकी कंट्री में। अब ग्रोथ रेट के अनुसार दो तरह के ग्रोथ रेट है, ग्रोथ मॉडल है। एक का नाम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरे का नाम है लॉजिस्टिक। रिसोर्स, फूड एंड सेफ अवेलेबिलिटी इज द ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द unimpeded growth of population. Ideally, when the resource in a habitat are unlimited, each species has ability to realize fully its innate potential to grow in number. Innate potential, जन्मजात पोटेंशियल, पीछे भी बता चुके हैं innate और latent। तो innate potential जीवों की है। डार्विन का ये पहला सिद्धांत है। ओवर प्रोडक्शन, उन्होंने कहा था कि हर जीवों के पास संतान पैदा करने की प्रचुर क्षमता होती है, लेकिन वो संतान कब पैदा करेंगे? जब वो सर्वाइव करेंगे। और वो सर्वाइव कब करेंगे? जब उनको रिसोर्सेस अनलिमिटेड मिलेगा। As Darwin observed while the developing his theory in the natural selection, वही बात लिख रहा है। Then the population grow in a exponential or geometric fashion. If the population size is n, the birth rate, not total number but the per capita death rate, is a. B, then the increase or decrease in n during the unit per time. T, the dn by dt will be b minus d into n. B is the birth rate, d is the death rate into n. n is the population size. और ये स्मॉल इंटरवल आप लोग जानते होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि dn by dt का मतलब क्या हुआ, क्योंकि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। लेट द b माइनस d इक्वल टू r, ये r पर ध्यान देना है। तो dn by dt इक्वल टू rn, b माइनस d इक्वल टू r। b क्या हो गया? बर्थ रेट। d क्या हो गया? डेथ। दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं? r। बार बार समझ लीजिए, बहुत बार इसका यूज होगा, पूरी इकोलॉजी r आएगा। The r in this equation is called the intrinsic rate of natural increase. Intrinsic rate of natural increase, and is a very important parameter chosen for the ascending impact of any biotic or abiotic factor on population growth. To give you some idea about the magnitude of r value, for the Norway rate r is the 0.015 पूछा हुआ है, and for the floor beetles 0.12 in 1981. The r value of the human population in India was 0.0205. आज तक नहीं पूछा हुआ लेकिन कभी पूछा जा सकता है। तो r आपने समझा। कहता है कि फाइंड आउट व्हाट इज द r वैल्यू इज फॉर कैलकुलेटिंग इफ यू नीड टू नो द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अच्छा बात है, बर्थ रेट और डेथ रेट जानेंगे तो r निकाल लेंगे। द above equation describe the exponential or geometric growth pattern of population
and result in a J-shaped curve when we plot n is relation to time. If you are familiar with the basic calculus, you can derive the integral form of the exponential growth equation like nt is equal to n0 ERT. nt क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट द आफ्टर टाइम t, और n0 क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, और r क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, e क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम 2.71। आप देख भी रहे हैं कि जे सेपेट ग्राफ कहता है कि एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक ग्रोथ पहला ग्रोथ मॉडल है। इसमें क्या है कि ये ग्रोथ होते चला जा रहा है जे सेपेट कर्व का। एक ये मेथड है। वैसे ये काल्पनिक है, ऐसा होगा नहीं, आगे मैं चल रहा हूं। Any species growing exponential under the unlimited resource condition can reach the enormous population density in a short time. Darwin showed how even the slow growing animal like elephant could reach enormous number in the absence of check. The following is the anecdote popularly narrated to the demonstrated dramatically how a fast a huge population could build up when the growing exponentially. बात समझ में आ गया? क्योंकि यह काल्पनिक चीजें हैं। ये जरूर डार्विन ने बताया था, डार्विन ने भी कहा था कि ठीक है कि अगर ये ऐसा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा कि पॉपुलेशन को चेक नहीं तो सबका पॉपुलेशन आज तक बढ़ गया होता। द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ये पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व दो तरह के हैं, हम केवल अभी लाल वाले पर जिक्र कर रहे हैं, इस पर आगे बात करेंगे कि व्हेन रिस्पॉन्स आर नॉट लिमिटिंग टू ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल। लेकिन कोई भी पॉपुलेशन है तो उसको लिमिट होना है। कैसे कोरोना ह्यूमन के पॉपुलेशन को लिमिट कर रहा है, तो एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, इमेजिनरी है। वही नीचे कहता है कि व्हेन रिस्पॉन्स आर लिमिटिंग the growth plot is logistic where k is the carrying capacity. अगर ग्रोथ लॉजिस्टिक होगा तो यह लॉजिस्टिक ग्रोथ है। अब आते हैं, देखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या है। लॉजिस्टिक ग्रोथ, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज इट डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्स टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बात समझ में आ गया? This need to be competition between individual for the limited resources, eventually the fittest in reproductive fitness। आपको सब कुछ बताया हुआ हूं। Struggler individual will survive and reproduce. The government of many countries have also realized that fact and they introduced the various restraint with a view of limited human population growth. In nature, a given habitat has enough resource to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. Let us call the limit as a nature carrying capacity. जो लिमिट करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, उसे हम लोग कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, आर के बाद ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, कैरिंग कैपेसिटी फॉर द स्पीसीज इन द हैबिtat. A population growing in a habitat with the limited resources show the initially lag phase, followed by phase of acceleration and deceleration and finally asymptotic. When the population density reach to the carrying capacity, a plot of n in relation of the time resulted a sigmoid curve. This type of population growth is called Barshul-Per logistic growth curve and described by the following equation. यहां क्या हो गया? dn by dt is equal to rn, ये पहले से समझे हुए हैं, into k minus n upon k, where k is the carrying capacity, n is the population density and the k is the carrying capacity. लिखा हुआ है कि n is the population density at time t and r is the intrinsic rate of the natural increase and k is the carrying capacity. Since resources for the growth of the most animal population are finite and become limiting factor, or later the logistic growth model is considered the more realized one. यही बात मैं कह रहा था कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है वो ज्यादा रियलिस्टिक है। उन्हीं सारी बातों को फिर कह रहा हूं। इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये है और
इसके बाद ये दूसरी कर्व ग्रोथ जो है यहां के लिए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ये है बी। अब ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में ये क्या लाइन है, कैरिंग कैपेसिटी है। यहां पर आप ये कैरिंग कैपेसिटी नहीं समझ पा रहे हैं। एक छोटी बात मैं समझाना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिसोर्सेज को यूज करके जितना रिप्रोड्यूस करता है इंडिविजुअल, क्या वो सारे इंडिविजुअल मैच्योरिटी मेंटेन करके और पुनः सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं। क्यों? कि कुछ स्ट्रगल के दरमियान जो भी बच्चे पैदा होते हैं तो वो कुछ स्ट्रगल के दरमियान उनमें से कुछ एलिमिनेट हो जाएंगे। सपोज करिए एक बकरी ने जाए कि दिन में 5 बकरियों को 4 बकरियों को पैदा किया। अब उस 4 बकरियों में हो सकता है कि एक शुरू से ही एक का पैर थोड़ा सा टेढ़ा था, तो 3 जल्दी से दूध पी जाते थे, चौथे को दूध ही नहीं मिल पाता था। इस अभाव में एक मर गया। ठंड का मौसम था, पुअर मैन का काऊ है बकरी, उसके घर में उसको ठंडक लगी तो मर गया। बकरी गई थी बाहर में चरने के लिए, उसके साथ 2 बच्चे चरने के लिए गए थे। शाम हो गया, आया सियार उठा के लेके चला। तो फाइनली होली के समय आते आते जब बच्चे उसके तैयार हुए तो कितने बच्चे हुआ? 1। उसकी पॉपुलेशन कितनी हुई थी? 4 1 5। तो ये बकरी जो ने बच्चा पैदा किया उसको हम आज एक नया टर्म आपको सिखा रहे हैं, वो है बायोटिक पोटेंशियल, जो अभी डार्विन साहब ने पीछे चर्चा किया था कि डार्विन साहब ने कहा कि प्रत्येक जीव के पास बायोटिक पोटेंशियल है। और ये जो उनका जो एक अपने से दूध पीने में सक्षम नहीं था, मर गया। दूसरा जो है सो ठंड से मर गया, और तीसरा को मतलब प्रेडेटर लेके चला गया। ये सारी चीजें क्या है? रेसिस्टेंट, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। तो बायोटिक पोटेंशियल और इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस 2 चीजें पॉपुलेशन को रेगुलेट करती है। तो बायोटिक पोटेंशियल और इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस का जो मीन आएगा, एवरेज आएगा, वो उसका कैरिंग कैपेसिटी होगा। क्लियर? आइए मैं इसको ग्राफ के द्वारा प्लॉट करता हूं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड द पॉपुलेशन साइज ओवर टाइम। देखिए ये कैरिंग कैपेसिटी हमने दिखाया है। देखिए यहां से ग्रोथ कैसा हुआ? एक्सपोनेंशियल। यहां से क्या हुआ? ओवरशूट। तो ये पोटेंशियल की वजह से क्या हुआ? ऊपर की ओर गया। और ये डाई ऑफ, मर गए, जो भी समझा रहा था, तो ये नीचे आया। फिर बायोटिक पोटेंशियल से ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इस तरह आप ये देख रहे हैं कि एक इसका मीन, कि ओवरशूट और डाई ऑफ के बीच का जो मीन होगा वह मीन कैरिंग कैपेसिटी कहलाएगा। तो इसी बात को आपको समझने के लिए बताया कि बायोटिक पोटेंशियल और इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस, 2 बातों को ध्यान में रखिएगा। बायोटिक पोटेंशियल क्या करता है? जे शेपेड कर्व बनाएगा, और इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस क्या करेगा? उसको डिक्लाइन करेगा। तो इस प्रकार ये इनिशियली कर्व कैसा आएगा? यहां से ये लैग फेज में रहेगा, यहां से लॉग फेज में जाएगा, और यहां से स्टेशनरी जाएगा, जो हम लोग एस के तरह दिखा देते हैं। देखिए यहां वास्तव में ऐसा ये ग्राफ नहीं है, आगे हम जो दिखा रहे हैं वैसा है। Carrying capacity is the amount of organism which a region that the environmental can support sustainability. Overshoot occur when the population growth exceed the carrying capacity, leading to a die-off for the individual in the population. Unstable equilibrium is the fluctuate at the population above below the carrying capacity, changing based upon the relationship between the natality and the mortality. अब जैसे दूसरी एग्जाम्पल और भी आप समझ लें। आप देखते हैं कि दिवाली से पहले कितने कीड़े हो जाते हैं। अगर जितने कीड़े होते हैं वो क्या किया? उनका ग्रोथ तो ओवर ग्रोथ हो गया, और दिवाली के बाद वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि विनष्ट हो जाते हैं, नहीं, कम हो जाते हैं। तो दिवाली के पहले क्या हुआ? ओवरशूट हुआ, और दिवाली के बाद क्या हुआ? डाई ऑफ हुआ। तो एक संख्या उनकी बराबर मेंटेन रही। तो जो संख्या अराउंड द ईयर मेंटेन है वो है कैरिंग कैपेसिटी, और जिस रेट से बढ़ रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि कैरिंग कैपेसिटी आपने समझा होगा। तो यहां 2 शब्द आपके पास आ गए, आर और के,
याद रखेंगे। अब चलते चलते एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार मन में आया कि इसको नहीं बताऊं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, आप जान ले कि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहां केवल प्रश्न ही लिखा हुआ है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। देखे सारांश है, पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। क्या मैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस फिर से बोलूं? नहीं, आप जान रहे हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस। कई बार बोलूं, सैकड़ों बार बोला होगा कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज नथिंग बट द डार्विनियन फिटनेस। हाई आर वैल्यू, देखें आर वैल्यू ज्यादा होगा तो फिटनेस हाई है, आर वैल्यू कम होगा फिटनेस लो है। लो फिटनेस हाई फिटनेस भी आप जानते हैं। इन दिस हैबिटेट इन विच देयर लाइफ अंडर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, इन्वायरमेंटल प्रेशर, अभी जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस वो लीड करता है सिलेक्शन प्रेशर। क्योंकि डार्विन की तीन ही बातें थी, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मींस नेचुरल, उनकी थियरी थी नेचुरल सिलेक्शन। Organism evolved toward the most efficient reproductive strategy. Some organism breed only once in their lifetime. पूछेगा, पैसिफिक सालमन फिश, बम्बूज। देख रहे कहां की बात कहां लिख रहा है। आप कहेंगे कि ये सवाल कहां रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब मैं ये कहता हूं कि सारे के सारे जितने भी 90 के 90 सवाल है, उसमें से 87, 86, एटलीस्ट 85 सवाल आपके एनसीईआरटी के कंसर्न से रहता है। तो बहुत सारे लोग नहीं मानते। मानेंगे क्यों? क्योंकि मैं अकेले कहने वाला हूं ये बात। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग मॉड्यूल शेड्यूल को पढ़ते हैं ज्यादा और एनसीईआरटी को कम। तो यहां ये बात आप देख लीजिए कि यहां भी ये लिखा है, आप जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में लिखा है कि बम्बू इज द मोनोकार्पिक। तो ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, तो कौन है? बम्बू है और पैसिफिक सालमन फिश। बम्बू तो पूछा हुआ है, ये भी कभी पूछा जा सकता है। while the other breed many time during their lifetime, most bird and mammal. Some produce a large number of a small size offspring. Oyster, pelagic fish. अब कोई पूछेगा कि आप पेलाजिक फिश किसे कहते हैं? ऑलरेडी मैंने पेलाजिक बताया है, ऑर्गेनिज्म। While other produce a small number of large size offspring, bird and mammal. So which is desirable for maximizing fitness? Ecologists suggest that life history trait of organism have evolved in relation to the constraint imposed by abiotic and biotic component of the habitat in which they live. यही सारांश है पूरा आज तक जितना आपने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस रखेगा, उस पर दो तरह के कांस्टेंट प्रभावी हैं, एक है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। तो अभी तक हम लोगों ने एबायोटिक की बात को समझिए कि क्या एबायोटिक कांस्टेंट है और आगे हम लोग अब बायोटिक कांस्टेंट को समझेंगे, जिसका नाम होगा पॉपुलेशन इंटरेक्शन। क्योंकि एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन से इंटरेक्ट करेगा तो वहां एबायोटिक फैक्टर इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां बायोटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, और दैट इज कॉल्ड द इंटरेक्शन। इन योर वर्ड, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, etc. That's why such kind of the line written here. Evolution of the life history trait in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists. कि फिर से लाइन को देख लीजिए, evolution of life history trait in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists. अब आपको शायद ये समझ लेना होगा कि अगर इकोलॉजी की सवाल आते हैं तो पूरी बायोलॉजी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगी और डायरेक्टली वो इवोल्यूशन से डिपेंडेंट होगी। इवोल्यूशन के सवाल आते हैं तो वो इकोलॉजी की तरफ जाएगी। यही कारण है कि हम पता नहीं कर पाते हैं
कि क्वेश्चन किधर से। इसलिए हमारा मानना है कि आप एनसीईआरटी को थ्रोली पढ़ जाएं, एक बार मेरे साथ पढ़ जाएं, आपकी सारी समस्या का निदान होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो आइए, आपने अभी तक हमसे जानकर के दो चीजें जाना, आर और के। तो हम दो तरह के स्पीसीज की चर्चा कर देते हैं चलते चलते, आर सेलेक्टेड स्पीसीज और के सेलेक्टेड स्पीसीज। आर सेलेक्टेड स्पीसीज फाउंड ए बॉटम ऑफ पॉपुलेशन कर्व, reproduce early in life, reproduce frequently, large number of offspring, little to no parental care, boom and bust population। मैंने बूम करेगा और एकाएक पॉपुलेशन क्रैश होगा। एग्जाम्पल, फ्रॉग, कॉकरोच, डेंड्रोलियन, माइस, मोस्ट इंसेक्ट। अभी हम दिवाली वाला बात बोले थे, इसलिए आपको लेडी बग को भी दिखा दिए कि देखिए इसकी पॉपुलेशन को, तो कितना जल्दी। और नो पेरेंटल केयर का मतलब हुआ कि अपने बच्चों का देखभाल ये नहीं करता है। पेरेंटल केयर भी इकोलॉजी और इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पेरेंटल केयर भी जीवों के पॉपुलेशन बढ़ने में बाधक है। अब के सेलेक्ट कैरिंग कैपेसिटी सेलेक्टेड, और ये क्या था, intrinsic rate, are selected species found at top of population curve, reproduce later in life, reproduce less frequently, have less offspring at one time, lower infant mortality, logistic graph stable at top। और पेरेंटल केयर इसमें होगा। एग्जाम्पल, ह्यूमन, एलिफेंट, व्हेल, लॉन्ग लिविंग प्लांट, ओक, रेन फॉरेस्ट ट्री, etc। तो आप तो एलिफेंट पहचानते ही होंगे। अब कैरिंग कैपेसिटी के सेलेक्टेड स्पीसीज के लिए देखिए, एक्सपोनेंशियल फेज के बाद प्लेटू फेज आ जाता है, एसिम्प्टोमेट। लेकिन आर सेलेक्टेड में देखिए जे सेपेट, तो बूम, और ये क्रश कर गया, तो इसको कहते हैं ब्रस्ट। कि दिवाली के पहले बूम और दिवाली के बाद क्रश। Characteristic of K selected and R selected species। K selected species का दूसरा नाम है इक्विलिब्रियम स्पीसीज, R selected species का दूसरा नाम है opportunist species। देखिए K selected के लिए ग्राफ कैसे है, समझ गए होंगे। और R के लिए देखिए ये जे सेपेट बना रहा है, फिर क्रश हो जा रहा है, फिर अगले साल जे सेपेट, फिर क्रश हो रहा है, फिर अगले साल जे सेपेट, और ये एक मीन से चल रहा है। अब कहता है क्या के लिए पॉपुलेशन साइज लिमिटेड बाय कैरिंग कैपेसिटी, डेंसिटी डिपेंडेंट, रिलेटिवली स्टेबल, ऑर्गेनिज्म लार्जर, लॉन्ग लिव, प्रोड्यूस फ्यूअर ऑफस्प्रिंग, प्रोवाइड ग्रेटर केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग। पेरेंटल केयर ग्रेटर होगा इसमें। इसके आर के लिए पॉपुलेशन साइज limited to the reproductive rate, R, density dependent, relatively unstable, organism smaller, short-lived, produce many offspring, provide no parental care। तो ये अलग से बात हमने आर और के सेलेक्टेड स्पीसीज के बारे में बोला था, क्योंकि आर और के यहां मैं समझा रहा था, तो पूरे पॉपुलेशन में दो बातों पर आपने ध्यान दिया, आर और के क्या है और पॉपुलेशन का ग्रोथ मॉडल क्या है, कैसे है, सारी बातों को जाना। इसके बाद अब हम जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, कि हाउ कैन पॉपुलेशन इंटरेक्ट। कि जब हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन समझ लेंगे, ए बायोटिक इंटरेक्शन जान गए और पॉपुलेशन इंटरेक्शन में बायोटिक इंटरेक्शन जान जाएंगे, इसी को ही हम लोग पर्टिकुलर एरिया में इकोसिस्टम कहने लगेंगे। इसलिए हम जब तक बायोटिक इंटरेक्शन यानी पॉपुलेशन इंटरेक्शन, एक्चुअली पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जब दो पॉपुलेशन इंटरेक्ट करेगा तो वहां पर कम्युनिटी का निर्माण होता है। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहिए या इंटरेक्शन एमंग कम्युनिटी कहिए, ये दो बातें होगी जो कि हम लोग अगले दिन जानेंगे कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंतर्गत ही हम लोग ये जानते हैं कि इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, प्रीडेशन क्या है, एमेंसलिज्म क्या है, कमेंसलिज्म क्या है,
सिम्बायोसिस क्या है, इट इज। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।